नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को 15 अप्रैल तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री किसान योजना के छोटी जोत वाले किसानों के भी क्रेडिट कार्ड बनाए जाने का आदेश दिया है। दरअसल प्रदेश सरकार किसानों की इनकम साल 2022 तक दोगुनी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है और इस बीच अलग अलग योजनाओं के बेहतर इस्तेमाल, अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसानों के लिए 27 विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। कांग्रेस की ओर से लगातार कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है, साथ ही किसानों का समर्थन भी कांग्रेस खुलेआम कर रही है। इस बीच कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मेरठ पहुंची, जहां उन्होंने किसान महापंचायत में शिरकत की और सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों का शोषण करती है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट मंडियों में एमएसपी नहीं मिलेगी, कुछ समय बाद एमएसपी बंद हो जाएगी। प्रियंका ने यह भी कहा कि यह कानून किसानों की भलाई के लिए नहीं है, बल्कि मोदी के खरबपति मित्रों के लिए बनाए गए। बहुत लोग शहीद हुए और बहुत हिम्मत से उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी थी ये लड़ाई? इसलिए कि जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो किसानों को शोषित कर रहा था। अंग्रेजी कंपनी के लिए लगान वसूल की जाती थी और जो किसान की मेहनत थी उसकी कमाई उसको मिल नहीं पाती थी। आज इसी तरह से भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई हैं जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फर्क है वो एमएसपी का फर्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में ये तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाजत है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपए आपको पर क्विंटल दूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी उसमें, आपका गन्ना उग गया। आप उस खरबपति के पास चले गए, आपने कहा था कि मेरा गन्ना आप खरीदेंगे 500 रुपए में। अच्छा, अब ये कानून कहता है कि अगर वो खरबपति उस सौदे को करने के बाद
मना कर दे, वो कहते नहीं चाहिए आपका गन्ना, 500 रुपए नहीं, मैं 150 रुपए दे रहा हूँ, लेना है तो नहीं तो जाओ, तो उसको ये इजाजत है, वो ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी किसान को ये सौदा नामंजूर हो या ये सौदा किया गया और उस किसान के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला, तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके साथ खरबपति आकर अच्छा सा सौदा बना तो सकता है, लेकिन अगर उस पर खरा नहीं उतरा तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे, सिर्फ एसडीएम तक जाएंगे और उसके ऊपर जो अवसर होता है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ खरबपति, दूसरी तरफ आप, किसकी चलेगी? बताइए, आपको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 कानून हैं जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे, ये जो 3 कानून हैं ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्र के भलाई के लिए बनाए गए हैं? वहीं यूपी में कोरोना संक्रमण की स्थिति शून्य के करीब पहुंच चुकी है। कई दिनों से संक्रमण के केस 100 के आसपास ही रह रहे हैं और प्रदेश में कोरोना के 117 नए केस सामने आए, जबकि इसी दौरान 191 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1647 रह गई है। वहीं प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को पहले ही वैक्सीन की डोज लग चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 117 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 191 है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर 1647 रह गई है। इनमें से 707 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में अर्थात घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 82 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित मरीज राजकीय व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल मिलाकर 5,93,895 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और पूर्णतया स्वस्थ हो गए हैं। आपको ध्यान होगा कि प्रदेश में सबसे पहले जो पहला संक्रमण रिपोर्ट हुआ था वो 3 मार्च 2020 को हुआ था। तो इस प्रकार कोरोना वायरस का संक्रमण रिपोर्ट हुए अब 1 वर्ष से अधिक की अवधि हो चुकी है और प्रदेश निरंतर कोविड प्रबंधन में लगा हुआ है, संक्रमण के प्रबंधन में लगा हुआ है ताकि लोगों को कठिनाई न उठानी पड़े और जान माल की कम से कम क्षति हो। और उसी क्रम में टेस्टिंग की और उपचार की बड़े व्यापक स्तर पर व्यवस्था प्रदेश में की गई। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,737 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। इनके मृत्यु के कारण ये आवश्यक नहीं है कि कोरोना वायरस के संक्रमण ही हो, ये और भी कारणों से मृत्यु हो सकती है, किंतु जो भी व्यक्ति संक्रमित होता है और उसकी मृत्यु होती है उसकी हम गणना कोविड संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु में ही करते हैं। तो आज तक 1 वर्ष से अधिक के समय में 8,737 कोविड से संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वैक्सीनेशन का कार्य हमारा निरंतर चल रहा है और उत्तर प्रदेश 20 लाख से अधिक कोविड के वैक्सीनेशन के डोज देने वाला राज्य बन गया है।
अब तक हम 14,85,893 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और 5,29,251 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। इस प्रकार कुल 20,15,144 लोगों को एक कोई ना कोई डोज दी गई है। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बिल्कुल अनूठी पहल कर रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 75 जनपदों में 3-3 वैक्सीनेशन के बूथ महिलाओं को समर्पित किए जा रहे हैं। ये ऐसे सत्र होंगे जहां पर कि जो वैक्सीनेशन की टीम होगी वो सभी महिलाएं उसमें होंगी, उस टीम में, और जिन लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा वो लाभार्थी भी सभी महिलाएं होंगी। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं या 45 से 60 वर्ष की जो कोमॉर्बिड महिलाएं हैं, उन्हीं लोगों को इन 3 सत्रों में प्रत्येक जिले में लगाया जाएगा। वैसे कल हमारा वैक्सीनेशन का सामान्य दिन भी है, तो जो और सत्र होंगे उनमें आमतौर पर जो हम कार्य करते हैं वो सामान्य तौर पर वैक्सीनेशन का कार्य होगा, लेकिन हर जिले के 3 सत्र पर केवल महिलाओं के वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। जैसा आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, कई राज्यों में बहुत ज्यादा केस निरंतर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कल 10,000 से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो यूरोप में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। इसलिए यह देख करके कि अपने प्रदेश में 117 केस केवल आए हैं, किसी भी प्रकार की लापरवाही करने की गुंजाइश नहीं है। रामपुर के डीएम अंजनेय कुमार को मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बना दिया गया है, जिसके बाद डीएम पद से उनकी विदाई को रामपुर की जनता ने यादगार बनाते हुए बारात निकाली है और उनकी विदाई समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बना दिया। रविंद्र कुमार मंदार ने रामपुर पहुंचकर नए डीएम का चार्ज ले लिया है। अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि मेरा सारा काम मेरी टीम ने किया है, टीम एकजुट रहे और आगे भी ऐसे ही काम करती रहे। देखिए, एक तो एक अच्छी चीज़ है, मेरा सारा काम मेरी टीम का काम रहा है और टीम वर्क रहा है। टीम एकजुट रहे, टीम इसमें आगे काम करते रहे। बहुत सारी चीज़ों में अभी हमने सिर्फ शुरुआत भर की है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब आपकी टीम सही काम करती है तो आप भी बेहतर रिजल्ट देते हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि वो टीम उसी तरीके से काम करेगी। और उन लोगों ने जो मैंने आज उनसे यही आग्रह किया कि जो एकजुटता दिख रही है वो आगे भी दिखती रहे और लगातार हम लोग रामपुर को जो शासन के मानदंड हैं, जो शासन के निर्देश हैं, उसके अनुरूप काम करते हुए हम एक बेहतर दिशा में ले जा सके और जो फ़र्क है वो दिखाई दे। मैंने जिलाधिकारी रामपुर के रूप में ज्वाइन किया है और इससे पहले मैंने जो अपनी ट्रेनिंग थी वो फिरोजाबाद ज़िले में पूर्ण की है। उसके बाद में मैं मुख्य विकास अधिकारी आगरा के पद पे रहा और उसके बाद में अभी नगर आयुक्त मथुरा वृंदावन के पद पर मैं था। तो उसके बाद में आज मैंने जिलाधिकारी रामपुर के रूप में ज्वाइन किया है और अभी एक ट्रेजरी में मैंने चार्ज लिया। उसके बाद में पूरा एक औचक निरीक्षण, प्रारंभिक निरीक्षण हमने किया है कलेक्ट्रेट का और कुछ सजेशन भी दिए हैं। डिटेल निरीक्षण हम लोग करेंगे, एक एक पटल वाइज हम लोग बैठेंगे और उसके बाद में चर्चा के माध्यम से हम लोग तय करेंगे कि और प्रभावी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे हो सकती हैं और किस प्रकार से उनको और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। बिल्डिंग को लेकर आपने कुछ निर्देश दिए हैं, बिल्डिंग को लेकर क्या? देखिए, जनरल प्रैक्टिस है कि हर साल मार्च में बजट मिलता है बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, तो उसी के लिए मैंने पूछा था। तो मुझे बताया गया कि आगामी 4-5 दिन में बजट प्राप्त होगा उसके लिए। तो उसमें हमने निर्देश दिए हैं कि जितने हमारे पटल सहायक हैं सबसे उनकी डिमांड ले ली जाए। कंप्यूटर की आवश्यकता है, फर्नीचर की आवश्यकता है। रामपुर में जिलाधिकारी जो है कचहरी से लेके रामपुर की उनकी कोठी तक तो जो था बग्गी में बिठाल के जो था उनको वहाँ उनको समारोह जो था फूल मार से उनके स्वागत किया और उनका विदाई समारोह जो था बहुत धूमधाम से था। और रामपुर की में जो था अधिकारियों ने बनाया, फूल मार पहन के जो है अपनी कोठी तक बग्गी में सवार होके, कचहरी से बग्गी में सवार होके कोठी का अंदर तक वहाँ पहुँचे। उनके साथ में जो था
एसडी वगैरह और तहसीलदार जितने भी सारे लोग अधिकारी थे उनके साथ वो मौजूद रहे। काफ़ी भारी संख्या में जो थे अधिकारी जो थे उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि 2.25 साल के आसपास जो हो गया था उनको यहाँ पे समय हो गया था रामपुर में, और उनका जो है 2 साल और बढ़ गए थे। उसके बाद जो है कमिश्नरी में जो है उनका मंडल जो उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो मंडल की जो है रवाना हो चुके हैं। हालांकि बात करें हैं रामपुर ज़िलाधिकारी रविंदर की, तो वो यहाँ पे जो है उन्होंने अपना चार्ज जो है वो संभाल लिया यहाँ पे, और अब जो है वो जनता की वो समस्याएं जो सुनेंगे और जो है रामपुर के वो दौरे के लिए निकलेंगे। रामपुर से रिजवान खान, प्राइम न्यूज़। प्रयागराज में शहर के सबसे बड़े अस्पताल यूनाइटेड मेडिसिटी की घोर लापरवाही के चलते मासूम की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और वहीं इस प्रकरण पर बाल संरक्षण आयोग ने भी नोटिस लिया है। आयोग ने पूरे प्रकरण पर प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। वहीं इस मामले में कौशाम्बी के पिपरी थाने में बच्ची का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि 3 साल की खुशी मिश्रा करेली की रहने वाली थी। जनरल सर्जन डॉक्टर गुप्ता ने खुशी की 2 बार सर्जरी की थी। परिजनों का आरोप है कि दूसरी सर्जरी के बाद पेट में बिना टांका लगाए बच्ची को रेफर कर दिया गया था, जिसके बाद उसकी हॉस्पिटल के गेट के सामने ही तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। क्या किया, पहला ऑपरेशन होने के बाद उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था। शाम को जब ऑपरेशन हुआ, सैटरडे को कोई डॉक्टर नहीं आया इनका वो करने के लिए, जो पट्टी बदलने के लिए, ड्रेसिंग करने के कोई डॉक्टर नहीं आया। और उसके बाद क्या हुआ, संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, सारे डॉक्टर जो है यूनाइटेड के गायब रहते हैं। संडे वाले दिन कोई नहीं दिखा। सोमवार को आए, डॉक्टर ड्रेसिंग किए तो उसमें से पास आ रहे थे, उसमें से बोले कि ऐसा है, इसमें पास आने लगा, इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी घर वाले सहमत हो गए, ठीक है आप ऑपरेशन करिए, बच्ची हमारी सही हो, क्योंकि घर वाले डरे हुए थे कि जो भी बोलेंगे यार हमको वही करना है, क्योंकि हमको बच्ची सही करना था। ऑपरेशन किया, दिन में इनका ऑपरेशन होता है, पूरी रात बच्ची रहती। सुबह ये बोलते हैं कि आपकी बच्ची की हालत गंभीर है, आप इसको कहीं और लेकर जाइए या तो फिर 5 लाख रुपए की व्यवस्था करिए, ये बोलते हैं। और ये घर वाले बोले ठीक है पैसे की व्यवस्था करेंगे, हमको थोड़ा दिन का टाइम दिया जाए। कुल बिल इन्होंने कितने का बनाया था? अभी कुल बिल क्या हमारे पास हिसाब है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लिया गया है। उन्होंने कुल कितना बताया था? 1,29,000 का लास्ट जब ये निकालते समय लिया। जैसा कि आप सबको जानकारी, आज के अखबारों में भी थोड़ा बहुत जो कवर किया है उसमें सच्चाई भी है। सच्चाई ये है कि 15 दिन तक बच्ची हॉस्पिटल में थी, उसका इलाज चल रहा था। बीच में उसकी तबीयत जब थोड़ी सी नासाज हुई तो उसके ऑपरेशन था। परिवार ने कहा इसको ऑपरेशन कर दीजिए, ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद बच्ची 5-7 दिन उसके बावजूद भी ऑब्जर्वेशन पे थी, 3-4 दिन। और उसके बाद जब उसकी तबीयत नहीं संभल रही थी तो उसको मेडिकल कॉलेज में फॉरवर्ड कर दिया गया। वो लोग बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज गए, उन्होंने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया। वहाँ भर्ती किया, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। नेक्स्ट डे वो लोग वहाँ से उसको ले आए, वो रिलीज़ करा के लाए। हमको पता लगा कि शायद वो अपने आप ही लेके आ गए, उनके वहाँ की जो रिकॉर्डिंग शीट है वो भी ले आए थे बेचारे। अब वो बच्चे की चूंकि तबीयत ख़राब हो तो माँ बाप तो परेशान होते ही हैं। उसके बाद जब घर पे आए तो उन्होंने अपने किसी डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इसको आपको ले जाना चाहिए था मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में, इसका इलाज ठीक से कराना चाहिए था, आप लोगों ने कराया नहीं। इस साल का महिला दिवस एनडीआरएफ से जुड़ी महिलाओं के लिए बेहद खास होने वाला है। इसी को लेकर आज उन्होंने गाजियाबाद में दिलचस्प करतब भी दिखाए। अब तक एनडीआरएफ में तैनात महिलाएं सिर्फ दफ्तरी काम या मेडिकल कार्य देखती थी, लेकिन अब अग्रिम मोर्चे पर तैनात रहकर लोगों की जान भी बचाएंगी। इसको लेकर आज एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन में महिलाओं के सम्मान में हमारा देश हमारे जवान नामक ट्रस्ट के जरिए केक भी काटा गया और महिला दिवस मनाया गया। ये आज का महिला दिवस पूरे देश के लिए स्पेशल है, क्योंकि देश के इतिहास में पहली बार महिलाएं अब रेस्क्यू करेंगी। अभी तक एनडीआरएफ में महिलाएं सिर्फ मेडिकल फील्ड में थी और क्लरिकल स्टाफ में थी, लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ है कि महिलाएं देश में अपने ही लोगों को फंसे हुए आपदाओं में फंसे हुए लोगों की जान बचाएगी। आज तक इन महिलाओं द्वारा दुश्मनों को मारने की ट्रेनिंग ली है, और आज जो ट्रेनिंग इनको मिल रही है वो अपने ही लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इसी क्रम में आज जो महिलाओं द्वारा
आज कुछ डेमोस्ट्रेशन दिखाए गए, जैसे कि फ्लड के दौरान हेली स्लैदरिंग से कैसे हेलीकॉप्टर से नीचे कूदा जाता है या नीचे उतरा जाता है। सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे भारत की महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ साथ ये मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं एनडीआरएफ की महिला जवान के साथ कुछ समय बिताऊँ। हमने यहाँ पे इनके साथ कुछ समय बिताया है, कुछ बातचीत करी है, इनकी कुछ एक्टिविटीज़ है देखी है, जो भारत में आपदा आती है तब ये लोग किस तरीके से काम करते हैं, हमने वो सब देखा है और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। इनके साथ सेलिब्रेशन करा, इन्होंने हमें सहयोग करा, तो ओवरऑल आज का दिन इनके साथ बहुत अच्छा लगा। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में शासन से मिले निर्देश पर जालौन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने पहल की है। डीएम ने इसी को लेकर मेरा विद्यालय प्रेरक विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत जिला ब्लॉक और तहसील स्तर के अधिकारियों को 2-2 विद्यालय गोद लेने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को जिन विद्यालयों का जिम्मा मिला है वो उनका कायाकल्प कर शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास करेंगे। जनपद जालौन में अब तक 66 विद्यालयों को अधिकारियों के जरिए गोद लिया जा चुका है। इसके अलावा अन्य विद्यालयों को गोद लिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बहराइच से चलकर मैलानी रेल प्रखंड पर तकरीबन 13 माह से बंद ट्रेनों का संचालन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। रेलवे ने तैयारियां पूरी करने के साथ स्टेशनों की साफ सफाई से लेकर पटरियों की जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ट्रेनों को झंडी दिखाकर मैलानी के लिए रवाना कर दिया है। ट्रेन के संचालन से जहां लाखों लोगों को यात्रा करने में अब सुगमता होगी, वहीं महीनों से स्टेशन के आसपास बाजार भी अब गुलजार होने लगेंगे, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। आज बहुप्रतीक्षित ट्रेन, स्पेशल ट्रेन बहराइच से मैलानी हेतु चली है, जिसमें कुछ यात्री टिकट भी कटाए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी के स्कॉट और आरपीएफ पुलिस बल भी लगा हुआ है और हम लोग तो स्वतः खड़ा होकर के ट्रेन रवाना किए हैं और रेलवे के भी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, पत्रकार बंधु भी वहाँ मौजूद थे। कितने ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है सर? अभी आज केवल एक ट्रेन गई है स्पेशल मैलानी हेतु, उधर से भी एक ट्रेन मैलानी से भी एक ट्रेन आएगी, एक जाएगी और एक आएगी। एक जोड़ी मैलानी हेतु चली है। कल के डेट में यानी 8 तारीख को बहराइच टू बाबागंज एक ट्रेन है नेपालगंज, और उधर से नेपालगंज से भी एक ट्रेन बहराइच हेतु आएगी कल के डेट में। आज के डेट में एक ही ट्रेन। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में दबंगों में कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है, जहां दबंगों ने हथियार के बल पर खेत में कब्जा करने का मामला सामने आया है। दबंगों का हथियार लहराते वीडियो भी इस वक्त वायरल हुआ है। तो दबंगों में आगरा के अंदर कानून का खौफ नहीं है, दबंगों पर खेत में ही हथियार लहराने का आरोप लगा है और खेतों में आप इनको हथियार लहराते हुए देख भी सकते हैं। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।